तो आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नेचुरल लॉ थ्योरी, प्राकृतिक विधि सिद्धांत। तो नेचुरल लॉ फिलोसॉफी occupies an important place in the realm of the earliest time। तो देखिए, नेचुरल लॉ थ्योरी जो है उसने एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ है शुरुआत से ही। इट हैज़ हार्मोनाइजिंग, सिंथेसाइजिंग and the promoting peace and justice in different period and protecting public against the injustice। और इसने जो किया है, हार्मोनाइज किया है यानी सामंजस्य बैठाया है, सिंथेसाइजिंग यानी संश्लेषण किया है, और प्रमोट यानी संवर्धन किया है किसका, शांति का और न्याय का अलग अलग समय पर, एंड प्रोटेक्टेड पब्लिक अगेंस्ट द इंजस्टिस, टायरेनी एंड द मिसरूल। और लोगों को अन्याय, अत्याचार और मिसरूल यानी गैर कानूनी ट्रीटमेंट से बचाया है। कमेंडिंग द फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉ इन द लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द पॉलिटिक्स, लीगल डिसऑर्डर एंड द ट्रेसिंग इट्स इवैल्यूएशन। तो इसने जो है मतलब लोगों को आज़ाद कराने में, लिबरेटिंग आज़ाद कराने में, किससे, राजनीति से और गैर कानूनी बिहेवियर से, ठीक है ना, शुरू से ही रोल प्ले किया है। इस वजह से ब्लैकस्टोन ऑब्जर्व द नेचुरल लॉ बीइंग को एग्जिस्टेंट विद द मैनकाइंड एंड द इमेनेटिंग फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। तो ब्लैकस्टोन ने ये कहा है इसके बारे में कि नेचुरल लॉ जो है मानवता के साथ या मानव के साथ को एग्जिस्टेंट है या उसके साथ 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 चलता है, एंड इमेनेटिंग फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ, और ये भगवान से निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये मानव के साथ चलता है और भगवान से निकल के आता है, इज सुपीरियर टू ऑल अदर लॉ। इस वजह से नेचुरल लॉ सभी कानूनों से सुप्रीम माना जाता है। देखिए, आप यहाँ पर नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ रहे हैं, फिर एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे, सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ेंगे और रियलिस्ट स्कूल पढ़ेंगे। उसमें पहला स्कूल आपका चल रहा है नेचुरल लॉ स्कूल। और नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ब्लैकस्टोन ने ये बताया। ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है स्कूल, क्योंकि अलग अलग स्कूल के जो थॉट्स होगी वो अलग अलग होगी। लॉ के बारे में नेचुरल लॉ स्कूल आपको कुछ अलग बातें बताएगा, एनालिटिकल स्कूल कुछ अलग बातें बताएगा, और वो ये बताएगा कि लॉ वो होता है जो कि सॉवरिन जैसा तरह का कानून बनाता है, वो लॉ होता है। नेचुरल लॉ अभी ये बता रहा है आपको कि ये मानव के साथ साथ चलता है और गॉड से खुद निकल के आता है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि नेचुरल लॉ जो होता है वो भगवान का बनाया हुआ कानून होता है। जिस तरह से इंडिया में हिंदू लॉ, ठीक है ना, और अरब से निकल के जो आया मुस्लिम लॉ, ठीक है, तो वो भगवान के बनाए हुए लॉ माने जाते हैं। तो आप इसमें सिमिलरिटी देख सकते हैं कि जो मतलब पर्सनल लॉज हैं जिन पे लोग बिलीव करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन लॉ हो और चाहे वो मतलब कोई और कम्युनिटी का लॉ हो, तो ये माना जाता है कि वो भगवान के बनाए हुए लॉ हैं। तो ये बताया ब्लैकस्टोन ने कि नेचुरल लॉ बीइंग को एग्जिस्टेंट विद मैनकाइंड, ये जो है मानवता के साथ एग्जिस्टेंट होता है, सहयोजित होता है और भगवान से निकल के आता है। इस वजह से इट इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर लॉ। तो उन्होंने कहा कि साहब, ये सारे कानून जो भी बना रहे हैं, चाहे वो एनालिटिकल लॉ वाले हों जिन्होंने इंसान ने कानून बनाया, स्टेट ने बनाया, राजा ने बनाया, ये सारे कानूनों से सुपीरियर लॉ, ठीक है, ये मानना है ब्लैकस्टोन का। ये जो है इट इज़ बाइंडिंग ओवर ऑल ग्लोब इन ऑल कंट्रीज़ एट ऑल टाइम एंड नो मैन मेड लॉ।
और ये सभी जगह लागू होता है, पूरी दुनिया में, सभी देशों में, सभी समय पे लागू हो जाता है। और कोई भी इंसान के बनाया हुआ कानून विल बी वैलिड इफ़ इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ ऑफ नेचर। और इंसान के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून अगर नेचुरल लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है या नेचुरल लॉ के ख़िलाफ़ है तो उसको वैध कानून नहीं माना जाएगा, ये ब्लैकिस्टन ने कहा। ठीक है ना। तो इंसान ने कोई कानून बनाया और वो नेचुरल लॉ के ख़िलाफ़ है, प्राकृतिक कानून के ख़िलाफ़ है, तो वो कानून वैलिड नहीं होगा, इंसान का बनाया हुआ नेचुरल लॉ लागू हो जाएगा, ये ब्लैकिस्टन ने माना है। तो नेचुरल लॉ थ्योरी रिफ्लेक्ट ए परपीचुअल क्वेस्ट ऑफ द एब्सोल्यूट जस्टिस। तो नेचुरल लॉ की जो थ्योरी है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि एक एब्सोल्यूट या संपूर्ण न्याय होना चाहिए, ये इसकी तरफ प्रतिबिंबित होती है। एंड शुड नॉट बी मिसकंसीव्ड दैट नेचुरल लॉ हैज़ ए मेयर थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस। और इसको हमें ये मिसकंसीव नहीं करना चाहिए कि ये केवल थ्योरेटिकल महत्व रखती है या इसका केवल जो है थ्योरेटिकल महत्व है या केवल पढ़ाने के लिए इसका महत्व है। तो हमें इस बात से मिसकंसीव्ड नहीं होना चाहिए या गफलत में नहीं रहना चाहिए कि ये केवल इसका थ्योरेटिकल महत्व है, पढ़ाने के लिए इसका महत्व है। इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट एज इट जनरेटेड ए वेव ए लिबरलिज्म एंड द इंडिविजुअल फ्रीडम and inspired people to revolt against the totalitarian rule in France and Germany। तो इसका महत्व इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि देखिए इसने क्या किया कि नेचुरल लॉ का जो प्रैक्टिकल महत्व है, इसका व्यवहारिक जो महत्व है वो ये है कि इसने जो है एक लहर चलाई लिबरलिज्म की, उदारवाद की और व्यक्तिवाद की, कि व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए इंग्लैंड और जर्मनी में। और इसने वहाँ पे लोगों को रिवोल्ट या विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया कि वो टोटलिटेरियन रूल या ऐसा रूल जो कि लोगों को बांधता है उसके खिलाफ विद्रोह करें। तो इसका केवल ये नहीं है कि थ्योरेटिकल महत्व है, केवल पढ़ाने के लिए ही इसका इम्पोर्टेंस है, इसका प्रैक्टिकल महत्व भी है। और प्रैक्टिकल महत्व नेचुरल रूल का ये है कि इसने जो है जो फ्रांस और जर्मनी में आपको पता है कि जो लिबरलिज्म या उदारवाद की लहर चली या व्यक्ति की आज़ादी का जो नारा दिया गया फ्रांस में, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी ये वर्ड्स रखे गए हैं। और तो फ्रांस और जर्मनी के लोगों को इसने इंस्पायर किया कि वो विद्रोह करें और राजा के ख़िलाफ़ विद्रोह हुआ। राजा का जो शासन चल रहा था लोगों को अधिकार नहीं दे रहा था। तो इस थ्योरी के इंस्पायरेशन से ही लोगों ने वहाँ पे राजा के ख़िलाफ़ टोटलिटेरियन रूल के ख़िलाफ़ विद्रोह किया। तो इसका प्रैक्टिकल महत्व भी हो जाता है कि किताबों में पढ़ाने वाली बात ही नहीं है, बल्कि लोगों को इसने एक डायरेक्शन दिया। The international law owes its origin, development and the validity to natural law philosophy। जो इंटरनेशनल लॉ है आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में, वो अपनी वैधता नेचुरल लॉ के दर्शन से ही पाता है कि पूरी दुनिया पे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होती है सभी देशों पे, तो उसने अपनी जो वैलिडिटी पाई है, उसका जो वैधता मिलती है उसको नेचुरल लॉ से ही मिलती है। नेचुरल लॉ उसको वैलिडेट करता है या बताता है कि ये वैध कानून है। इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को हम कानून की मतलब सीरीज़ में रखते हैं या कानून के क्लास में रखते हैं। अदरवाइज़ इंटरनेशनल लॉ नेचुरल लॉ से अगर वैलिडिटी ना पाए तो शायद उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो एक वायलेट लॉ। एक देश अपना कानून चलाएगा, दूसरा देश अपना कानून चलाएगा, लेकिन सभी देश किसी न किसी कानून को, जिसे हम इंटरनेशनल लॉ कह रहे हैं, मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ पर नेचुरल लॉ उनको वैलिडिटी दे रहा है कि इसको इस वजह से माना जाए क्योंकि नेचुरल लॉ की
जो क्लास है उस पे ये खरे उतर रहे हैं। तो द रूल ऑफ द नेशन ड्राइव्स इज फोर्स एंड अथॉरिटी फ्रॉम द नेचुरल लॉ। तो ये अपनी ताकत और अपनी प्राधिकार जो है नेचुरल लॉ से पा रहा है। तो इस वजह से हम नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ को एक वैलिड लॉ मान के चलते हैं। डॉक्टर फ्राइडमैन है, इन्होंने नेचुरल लॉ के बारे में ये कहा है, हैज़ commented that the history of natural law is the tale of the search of the mankind for absolute justice and its failure। तो फ्राइडमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि साहब जो नेचुरल लॉ का इतिहास है वो कहानी हमें ये बताता है कि इंसान की खोज किसकी, एक एब्सोल्यूट जस्टिस की या एक संपूर्ण न्याय की खोज की कहानी है कि इंसान संपूर्ण न्याय की खोज कर रहा है और उसकी असफलता की कहानी जो है वो नेचुरल लॉ में है। तो इन्होंने ये कहा है कि नेचुरल लॉ का इतिहास जो है एक कहानी है कि आप एक एब्सोल्यूट जस्टिस की खोज कर रहे हैं और उसमें असफलता आपको मिल गई है। तो नेचुरल जस्टिस की हिस्ट्री ये है कि आप एब्सोल्यूट जस्टिस की खोजने की प्रयास किया आपने और आपको उसको ढूंढ नहीं पाए। तो ये हिस्ट्री है नेचुरल लॉ की। देयरफॉर विद द चांसेस इन द सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन द नेशंस अबाउट नेचुरल लॉ हैव आल्सो बीन चेंजिंग। इस वजह से जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होता है तो द नेशन अबाउट द नेचुरल लॉ हैव आल्सो बीन चेंजिंग। तो जो देश है वो भी नेचुरल लॉ में बदलाव करते हैं। तो नेचुरल लॉ हैज़ एक्टेड एंड द कैटलिस्ट फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट आउट ए चेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन द ओल्ड प्रिवेलिंग लीगल सिस्टम। तो इसमें ये बताया है उन्होंने कि नेचुरल लॉ इस तरीके से एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है कि जो चेंज हो रहा है वर्तमान लीगल पद्धति में उसमें बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक का काम भी करता है नेचुरल लॉ। तो इट ब्रॉट अबाउट द ओल्ड रोमन लॉ ऑफ द जस्टिनियन पीरियड, ठीक है ना। तो इसने जो है मतलब जो पुराना रोमन लॉ है जस्टिनियन पीरियड का उसमें भी चेंज लाया है नेचुरल लॉ ने, ठीक है ना। जस्टिनियन पीरियड आपको पता है कि कोड ऑफ द जस्टिनियन पहला कानूनी कोड माना जाता है दुनिया का। तो ये जो जस्टिनियन पीरियड का रोमन लॉ था जिसको कि पहला कानूनी आप कोड कहेंगे या पहली कानूनी संहिता कहेंगे, तो उसमें नेचुरल लॉ की वजह से चेंज आया। तो द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरी ऑफ द लीगल सिस्टम इज़ इट्स आइडियोलॉजी ऑफ द यूनिवर्सल ऑर्डर गवर्निंग ऑल एंड द इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो देखिए जो सबसे बड़ा योगदान है नेचुरल लॉ का किसी कानूनी पद्धति में वो ये है कि इसकी जो विचारधारा है वो यूनिवर्सल है या सभी दुनिया पे लागू हो जाती है, ठीक है ना, सार्वभौमिक है और हर किसी को वो पर अप्लाई हो जाती है, हर कहीं अप्लाई हो जाती है और ये इंसान के या व्यक्ति के इनएलिनिएबल राइट के बारे में बताती है कि किसी भी व्यक्ति के न छीने जाने वाले कुछ अधिकार होते हैं तो उनके बारे में ये बताती है। तो इसका नेचुरल लॉ का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो दुनिया की जो लीगल सिस्टम है उनमें। अब देखिए नेचुरल लॉ क्या है, इसके जो है अलग अलग थिंकर ने अलग अलग अपने आइडियाज़ दिए हैं नेचुरल लॉ के बारे में। तो उसको जो है देखते हैं। तो सबसे पहले द नेचुरल लीगल थिंकर हैव एक्सप्रेस डाइवर्जेंट व्यूज़ रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ द मैन टू द एक्सटेंट टू द मैन इन ऑर्डर टू थिंग्स विच एम्बॉडीज़ रीज़न। तो उन्होंने ये कहा है कि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग थॉट दी है नेचुरल लॉ के बारे में। अब द नेचुरल लॉ फिलोसॉफी dominated in Greece during the 5th BC when it was believed that it is the something external to man।
तो देखिए 5वीं शताब्दी में जो ग्रीस है उसमें ये विश्वास किया जाता था कि ये मनुष्य से बाहर की कोई चीज़ है नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ थ्योरी जो कि डोमिनेट कर रही थी या इसका कब्ज़ा था ग्रीस में 5वीं सेंचुरी में, इससे ये विश्वास किया जाता था कि ये मनुष्य से बाहर की कोई चीज़ है या इंसान से बाहरी कोई चीज़ है। सोफिस्ट कॉल इट एज एन ऑर्डर ऑफ द थिंग विच एम्बॉडीज रीज़न। और सोफिस्ट ही कहते थे, सोफिस्ट लोग, कि ये जो है उन वस्तुओं का ऑर्डर है जो कि तर्क रखते हैं, जिसमें तर्क होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने, सोफिस्ट ने ये कहा कि ये उन चीज़ों का ऑर्डर होता है या क्रम होता है जिसमें तर्क होता है। तो सोक्रेटिस, प्लेटोस, एरिस्टोटाइल आल्सो एक्सेप्टेड दैट postulate the reason have the universal force and the men are endowed with reason irrespective of the race or nationality। इस वजह से सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, अरस्तु, इन सभी ने ये एक्सेप्ट किया, ये स्वीकार किया कि ये जो है तर्क में होती है, यानी इंसान का जो तर्क होता है जिसमें कि मतलब यूनिवर्सल या सार्वभौमिक शक्ति होती है, ये उसमें निहित होती है। एंड मैन आर एंडोड विद रीज़न। तो इंसान को तर्क के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, ना कि उसकी जाति, रेस, वंश या उसके नेशनलिटी, ठीक है ना, उसका राष्ट्रीयता के आधार पर उसको जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो इस वजह से उन्होंने नेचुरल लॉ फिलॉसफी को कहा कि ये तर्क से निकलती है, रीज़न से निकलती है। और आपको पता है कि ग्रीस में इसको ये कहा कि ये मनुष्य के पहुंच से बाहर की चीज़ है, समथिंग एक्सटर्नल टू मैन, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इंसान से बाहर की बात है, जो कि भगवान से आ रही है। तो इस तरह की बात की गई। सिसरो हैं एक, उन्होंने इसको सपोर्ट किया नेचुरल लॉ, सिंस इट इज़ द क्रिएशन ऑफ द रीज़न ऑफ द इंटेलिजेंट मैन हु स्टैंड हाईएस्ट इन द क्रिएशन बाय वर्च्यू ऑफ हिज फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो उन्होंने एक बात कही सिसरो ने नेचुरल लॉ को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि ये इंसान के तर्क से निकलती है, और जो कि इंसान है वो सभी जंतुओं में या सभी क्रिएशन में, सभी जो मानव हैं, सभी जो जीव जंतु हैं, उन्हीं में सर्वश्रेष्ठ होता है, ताकि उसमें जो फैकल्टी ऑफ रीजनिंग होती है या तर्क की शक्ति होती है, इस वजह से वो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ को सपोर्ट इस वजह से किया जाना चाहिए क्योंकि ये तर्क से निकल रहा है। ही बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लॉ। तो वो नेचुरल लॉ के सार्वभौमिक लागू करने को सपोर्ट किया उन्होंने, या विश्वास किया कि सभी पे नेचुरल लॉ लागू हो सकता है, ठीक है ना। इंसान का बनाया हुआ लॉ, इंडिया का बनाया हुआ लॉ हो सकता है इंडिया पे लागू हो जाए, विदेश में लागू ना हो पाए, एक व्यक्ति पर लागू हो जाए, एक क्लास पे लागू हो जाए, दूसरी क्लास पे लागू ना हो पाए। लेकिन नेचुरल लॉ जो है ये विश्वास किया जाता है कि वो सभी पे लागू हो जाएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द जनरल मॉरलिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो ये मानवीय समाज की सामान्य नैतिकता पर आधारित होता है।